हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक? पढ़ाई कर रहे हो? चलिए आगे का सेशन आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले सेशन में हम लोग ने क्या क्या देखा था? हम लोग ने जो लॉज ऑफ स्ट्रिंग जो थे हमारे पास, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉज थे, उनको हम लोग ने डिटेल में देख लिया था और उनको वेरीफाई भी कर लिया था। वेरीफाई किससे किया था हम लोग ने? एक हमारे पास डिवाइस था जिसका नाम क्या था, सोनोमीटर। उसकी मदद से हम लोग ने वो तीनों लॉ को क्या किया था, वेरीफाई कर लिया था और आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया था। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग नहीं देखते हो वीडियो तो उसको खाली आप लोग क्या करो, 1-1.5 की स्पीड में फटाफट देख के ख़त्म करो। पहले सबसे पहले कौन सा वीडियो देखोगे आप लोग? पहले लॉ समझ लोगे, फिर उन लॉ का वेरिफिकेशन कैसे किया है यूजिंग सोनोमीटर वो देख लोगे। ठीक है, तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक कर दोगे क्योंकि लास्ट में हम भूल जाते हैं लाइक करना। ठीक है, एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। आगे सबसे शेयर कर दोगे अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, सबके साथ जो भी आपको मन करे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, हमें टैग कर देना, हम लोग आपका स्टोरी को फिर से हमारे स्टोरी पे शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा बीट्स। अभी बीट्स स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले सेशन में बड़ा हो गया था हमारा सेशन, उसके लिए मैंने क्या किया था, हमारे न्यूमेरिकल्स हम लोग ने छोड़ दिए थे जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स थे। तो पहले वो सॉल्व न्यूमेरिकल्स कर लेते सोनोमीटर के ऊपर, इसलिए मैंने आपको बोला कि सोनोमीटर का आप लोग थोड़ा सा जाके देख लो। सोनोमीटर से पहले उसका पहले जो लॉज हम लोग ने देखे थे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n=1/2L√T/m, ये वाले फॉर्मूला जाके देख लेना तो आपको ये सेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। फिर उसके बाद में आज हम लोग बीट्स के बारे में पढ़ेंगे, बीट्स होता क्या है, बीट्स बनता कैसे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसका एनालिटिकल, उसका कोई फॉर्मूला है क्या, एनालिटिकल मेथड है क्या बीट्स का फाइंड आउट करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब लोग हम लोग डिस्कस करने वाले आज के सेशन में। चलिए फटाफट बुक पेंसिल निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, टेक्स्ट बुक साथ में रख लीजिए, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स खत्म करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सोनोमीटर के देखो, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, 6.9 एग्जाम्पल। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड बाय कीपिंग वेट इक्विवेलेंट ऑफ 3.5 kg। ओके, वेट रखा है 50 सेंटीमीटर का, हमारे पास लेंथ है। दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 125 हर्ट्स, हमें फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n। डिटरमाइन द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर, लीनियर डेंसिटी मतलब हमारा जो m था, मास पर यूनिट लेंथ, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन समझ गया? पॉज करो, खुद से सम सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर लिया? अरे करो ना पॉज, मैं नहीं करने वाला, जल्दी करो पॉज। कर लिया पॉज, किया, आंसर आया? क्या आंसर आया? चलो देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन में हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमें लेंथ दे दी है, लेंथ कितनी बोली गई है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, 50 × 10⁻² मीटर्स। ओके, या फिर आप लोग 0.5 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे और क्या दे दिया हमें दे दिया है टेंशन दे दिया है, मतलब हमारे पास क्या दिया, हमें वेट बोला है। ठीक है, वेट कितना है हमारे पास, 3.5 kg। ओके, तो ये हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास वेट है तो हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ही दिया है ना, हाँ ये हमें वेट दे दिया है तो हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। तो टेंशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, T=m×g, याद आया, T=m×g। तो यहाँ पर हमारे पास 3.5 है m और g का फॉर्मूला 9.81। ओके, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। उसके बाद में क्या किया हम लोग ने, हमें दे दिया 3, ये हो गया हमारे पास, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हमें दिया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्स, कौन सा देते हैं, 1.25 हर्ट्स। अभी देखो क्या करना है हमें, पहले इसका वैल्यू निकाल लो, इसको कैलकुलेशन करो, इसको कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है। अपने टेक्स्ट बुक में दिया है 34.3। ओके, ये अपने बुक में दे दिया है। आगे चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n=1/2L√T/m, वेर T इज टेंशन, m इज मास पर यूनिट लेंथ। जो हमें लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, लीनियर डेंसिटी m फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी क्या किया जाए, हमें m फाइंड आउट करना है तो पहले फॉर्मूला वैसे डेवलप करना पड़ेगा अपने को। तो इसको रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, n का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, l का स्क्वायर, यही ना, और यहाँ पर T/m। ओके, ये हो गया। m को एक साइड कर लो, m को एक साइड ले लिया, m आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या बचा, T/2² मतलब 4 लिख दूँ मैं यहाँ पर डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पर L² और यहाँ पर n²। कोई प्रॉब्लम? अभी हम लोग t की वैल्यू रखेंगे, l की वैल्यू रखेंगे और n की वैल्यू रखेंगे जो हमें दिया है, और उसका स्क्वायरिंग फाइंड आउट कर लेंगे। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है 34.43 डिवाइडेड बाय 4 इंटू l की वैल्यू क्या है 50
या फिर आप लोग 0.5 बोल सकते हो, जैसे आपको कहीं अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं 50 इंटू 10⁻² का स्क्वायर लिख दूँ, या फिर आप लोग 0.5 लिख लो अगर आपको कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना है तो, ठीक है। आगे इंटू n का स्क्वायर, n क्या है हमारे पास 125 का स्क्वायर। चलो फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ क्या करोगे आप लोग। पहले 125 का स्क्वायर ले लोगे, कैसे स्क्वायर लेते हैं हम लोग, 125 इंटू 125 कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोग स्क्वायरिंग ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर, यहाँ पर 10⁻² इंटू 4 मतलब -4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 4 है, 4 के बाद पूरा मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट लॉग यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, लॉग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फटाफट लॉग का यूज़ करके हम लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म हमारा ऐड हो जाएगा लॉग के टर्म में, डिवीजन वाला टर्म क्या करोगे आप लोग माइनस कर दोगे, तो आपको एंटी लॉग मिलेगा, ठीक है। लॉग क्या, फिर उसका एंटी लॉग लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे आंसर कमेंट करके बताना कि मास पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है। फॉर्मूला समझ में आ गया, कैसे वैल्यूज़ रखी हो समझ में आ गया। बस लास्ट का पार्ट क्या बचा है, कैलकुलेशन वाला। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे पक्का। कोई प्रॉब्लम आएगा इसमें, आएगा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलो लिख लो यूनिट, इसकी यूनिट क्या आएगी, इसको हम लोग ने क्या बोला, मास पर यूनिट लेंथ। मास किस में क्या, केजी पर यूनिट लेंथ, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, लेंथ एल, मीटर आ जाएगा, ओके। तो यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर आ जाएगा। यूनिट मत लिखना भूलना, केजी पर मीटर, या फिर आप लोग लिखो केजी मीटर इनवर्स, ओके, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। ये हो गया अपना सम। चलो फटाफट कॉपी कर लो, इसको सॉल्व कर लो। कर लिया, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अपने पास टाइम नहीं है, अपन आगे चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। वीडियो को छोटा रखिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग क्या करोगे, 5-10 मिनट इसमें दोगे, कैलकुलेशन करोगे। अगर आज कैलकुलेशन नहीं किया तो एग्ज़ाम में भी कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन रहे हो, हाँ अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आज इसका कैलकुलेशन आपको नहीं जमा, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे पूछो। लेकिन अगर आज ट्राई नहीं किया तो एग्ज़ाम में भी ट्राई नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से क्या करे, और आप लोग गलती कर दोगे उसमें और आंसर अपना रॉन्ग हो जाएगा। बिना लॉग के भी वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम में क्या दिया है, नेक्स्ट सम में थोड़ा ईजी है हमारा, टेंशन मत लेना उसका। 2 wires of the same material and the same cross section area are stretched on a sonometer is, ठीक है, सीरीज क्लास ऐसे कुछ दिया है, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। लेंथ ऑफ वन वायर इज 60 सेंटीमीटर, एक का लेंथ दे दिया है और अदर का लेंथ दे दिया 30 सेंटीमीटर। एंड अननोन लोड इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर, अननोन लोड, हाँ मतलब हमें वो लोड फाइंड आउट करना पड़ेगा शायद। एंड द सेकंड वायर इज लोडेड 1.5 kg, ओके। हमारा सेकंड वायर में कितना वेट है पता है, फर्स्ट वायर में कितना है वो नहीं पता है। इफ बोथ द वायर वाइब्रेट्स विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द अननोन लोड, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। चलो तो हमें क्या क्या दिया है, 2 वायर का मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि भैया इसका m1 और उसका m2 किसके बराबर है, m के बराबर है। सबसे पहली बात हमें ये दी है, और हमें फ्रीक्वेंसी भी सेम बोला है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ये मतलब n1 और n2 ये दोनों भी क्या है, सेम है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ओके। ये चीज़ें हमें दी है, देखो यहाँ पर लिखा है सेकेंड लास्ट लाइन में, इफ़ बोथ द वायर वाइब्रेट्स विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट अननोन लोड, हमें लोड फाइंड आउट करना, ओके। हमें दिया क्या है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। L1 फर्स्ट वायर का लोड कितना दिया है, लेंथ कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, इसको कर लो मीटर में कन्वर्ट, क्या आ जाएगा 60 इंटू 10⁻² मीटर, या फिर आप लोग क्या लिखोगे 0.6 मीटर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L2 देखो क्या बोला है 30 सेंटीमीटर, क्या बोला है 30 सेंटीमीटर, इसको लिख लो 30 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.3 मीटर, ओके। आगे हमें एक वायर का मतलब सेकंड वाले वायर का लोड दे दिया, कितना बोला है 1.5 kg है ना, तो 1.5 kg है तो उसको टेंशन में कन्वर्ट करना, 1.5 इंटू 9.81 T इज इक्वल्स टू m इंटू जी। हमें मास दिया है, जी के साथ मल्टीप्लाई करो, हमें टेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। फिर बाद में हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है लोड T2, क्या फाइंड आउट करना है, लोड T1, सॉरी क्या फाइंड आउट करना है, हमें T1 फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, अननोन लोड, ठीक है। चलो इतनी सारी चीज़ें दी है, क्या किया जाए। चलो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, N1 इज इक्वल्स टू 1/2 L1 अंडर रूट T1 अपॉन M1 लिखो चाहे M लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्या है हमारा सब सेम है। सेकंड के लिए लिखते हैं, 2 वायर है हमारे पास, तो सेकंड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, N2 इज इक्वल्स टू 1/2 L2 अंडर रूट T2 अपॉन M2, ठीक है, हो गया। अभी क्या किया जाए, सबसे पहले T2 का आंसर फाइंड आउट कर लो।
T2 का आंसर क्या हमारे बुक में दिया है, चलो 1.5 को मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करोगे तो भी हाँ मत करो, हम लोग आगे डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने बुक में भी नहीं किया डायरेक्ट करते। इसका फटाफट रेशियो लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। n1/n2 का फटाफट रेशियो लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, n1/n2 रेशियो लेते हैं n1/n2 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2L1 अंडर रूट में T1/m1, ठीक है। m1 m2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, सिर्फ m पुट कर देंगे, ओके। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी n है तो वो भी हम लोग लिख देंगे अभी। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2L2 अंडर रूट T2/m, ओके। बताओ क्या क्या कैंसिल हो गया, 2 से 2 मर गया, डिवीजन का डिवीजन में, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, समझ में आ रहा है मैं ये क्या बोला, 2 से 2 ये पूरा हमारा मर गया, ओके। ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब L2/L1 बन जाएगा, यहाँ से m मर जाएगा, ओके। बच्चा का ये T2 ऊपर जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग देखो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर n1/n2 यहाँ से 2 से 2 मर गया, ये डिवीजन का डिवीजन में है, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर L2/L1 बन गया, यहाँ पर 1 ही है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये ऊपर गया तो ये L2/L1 डिवाइड बाय 1 है, तो ये खत्म हो गया, तो हमें ये मिल गया। इसके बाद में ये m से m मर गया, अभी बताओ क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बचा √T1, यहाँ पर क्या बचा √T2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √T1/T2 लिख सकते हैं, समझ में आ गया। चलो आगे करते हैं, हो गया, ये देखो यहाँ पर पक्का समझ में आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ √T1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा √T2, रूट को हम लोग सेम ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा T1/T2, इतना फॉर्मूला समझ में आ गया। n और n2 किसके बराबर है, n के बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ n/n इज इक्वल्स टू L2/L1 ब्रैकेट में T1/T2, कोई प्रॉब्लम, n से n मर गया, बचा क्या यहाँ पर 1, यहाँ पर L2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, L2 की वैल्यू है 0.3, L1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6, ओके। रूट में डाल दो, T1 पता नहीं हमें, T2 1.5, यहाँ पर लिख लो 1.5 इंटू 9.1 9.8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, ये कितना बन जाएगा, 1 ज़ा 2 ज़ा चला जाएगा, ठीक है, हाफ बन जाएगा, ये हाफ है कि नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा, ओके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 इज टू 1/2 अंडर रूट T1/1.5 इंटू 9.8, ओके। अभी इस 2 को मैं यहाँ पर भेज दूँ, इस 2 को मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 2 इज टू ब्रैकेट यहाँ पर रूट में T1/1.5 इंटू 9.8, करेक्ट। अभी मुझे T1 फाइंड आउट करना है तो रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर क्या बचेगा T1/1.5 इंटू 9.8, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इतना नोट डाउन कर लो फटाफट, नोट डाउन कर लिया इतना, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब कर देता हूँ, बातें समझ में आ रही है ना, पक्का। तो अभी देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 4 1.5 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू T1, ठीक है। अभी 4 को मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी बताओ, 4 से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 1.5 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंटू 9.8, ठीक है, 8 इज इक्वल्स टू T1, ठीक है। तभी हमारे पास T1 बन गया। जैसे हम लोग ने देखो यहाँ पर T2 निकाला था, T2 में हमें लोड मिल गया था, लोड को हम लोग ने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, जी के साथ मल्टीप्लाई किया था, ओके। लोड को हम लोग ने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, जी के साथ किया था। इसका मतलब 1.5 क्या था हमारा लोड था, 1.5 क्या था हमारा लोड था, और हमें T1 का क्या फाइंड आउट करना था, अननोन लोड फाइंड आउट करना था। क्या करना था, अननोन लोड फाइंड आउट करना था। तो अननोन लोड मतलब ये जी वाला वैल्यू हटा के जो बचेगा वो वाला वैल्यू मुझे करना था। तो 4 1.5 था, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, बचा हमारे पास 0.5 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा वो 6, तो यहाँ पर 6 हो गया हमारे पास। तो T1 जो अननोन लोड था वो कितना बन गया हमारा, अननोन लोड जो था वो कितना आ गया हमारा 6 kg, वो कितना आ गया हमारा 6 kg, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या पूछा गया है, हमें उतना आंसर निकाल के आपको बताना है। पक्की वाली बात, कितना लोड आएगा हमारे पास 6 kg का, बातें समझ रहे हो ना, पक्का। कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो हो गया, समझ में आ गया, ये सब आया समझ में, जल्दी चलो आगे चले, मिटा दो इसको मैं, चलो मिटा देता हूँ, ठीक है।
तो चलिए आगे का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने न्यूमेरिकल्स देख लिए दो, लास्ट का जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो आपके लिए होमवर्क है। थोड़ा सा दिमाग ओपन करके उसको सॉल्व करना तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अलग अलग एंगल से सोचना तो वो सम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है हमारा बीट्स है। क्या है हमारा टॉपिक? बीट्स। ओके, तो चलो बीट्स बजाते हैं, यही बोलते हैं ना, बीट्स बजाते हैं या फिर बीट्स सुनते हैं। तो अब ये बीट्स है क्या टॉपिक, ये बीट्स का डेफिनेशन क्या है, होता क्या है, वो सब हमें समझना है। तो बीट्स का डेफिनेशन है ये ऐसा है कुछ कि ये एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, जब एक से ज़्यादा वेव अपने साथ आएगी, ठीक है, उसका सुपर इम्पोज करेगी, फिर उसके बाद में हमें एक कोई वेव मिलेगी, उसको हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोलते थे। करेक्ट है, इसमें भी एक ही चीज़ होने वाली है, लेकिन इसमें क्या होने वाला है, डिफरेंस क्या है, स्टैंडिंग वेव और इसमें बीट्स में डिफरेंस क्या है। स्टैंडिंग वेव में दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती थी, सेम एम्पलीट्यूड के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। याद आया, ऐसा ट्रैवल करती थी, अलग अलग डायरेक्शन से ट्रैवल करती थी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड के साथ, सेम स्पीड के साथ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो सेम होने वाला है, दो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली है। बातों को समझो, हाँ, दो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली है। सबसे पहला पॉइंट डिफरेंस में कि स्टैंडिंग वेव और बीट्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बीट्स में ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली है। क्या, कहाँ ट्रैवल करने वाली है, सेम डायरेक्शन में। इनके पास सेम एम्पलीट्यूड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। डिफरेंस क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी। एक वेव की अगर मैंने मानूँ कि यहाँ पर मेरी n1 फ्रीक्वेंसी है तो एक वेव की n2 होगी। इनकी जो डिफरेंस होना चाहिए, जो n2 माइनस n1 का डिफरेंस होना चाहिए, वो मोर देन 10 से 12 नहीं होना चाहिए, मोर देन 10 से 12 हर्ट्ज नहीं होना चाहिए। कई बुकों में 10 बोला है, कई बुकों में 12 बोला है, बहुत सारे है कन्फ्यूजन। तो आप लोग ये रेंज पकड़ के चलो कि ये जो डिफरेंस होना चाहिए बीट्स इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच में, वो 10 से 12 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। 10 से कम होगा तो और अच्छा है। जितना कम अपना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतना ही अच्छा अपने को बीट्स क्लियरली सुनाई देगा। जैसे आप लोग ढोल बजाते हो ना, ढम ढम ढम, तो ये क्या है, बीट्स है, कि वो बज रहा है धूप धूप धूप, ठीक है। ये क्या है, हमारी बीट्स ही है। तो यहाँ पर ये जो स्लाइटली डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 से 12 के बीच में नहीं होना चाहिए, 10 से 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 10, कई बुकों में 10 लिखा है, कई बुकों में 12 लिखा है, इसलिए मैंने 10 to 12 बोला है। इससे नीचे रहेगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ऊपर रहेगा तो कुछ मतलब का नहीं होगा हमारे पास। ओके, तो ये कुछ बातें हो गई बीट्स की। बीट्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अगर मैं इसको एग्जाम्पल लेके मान लूँ कि मेरे पास वेव 1 है, यहाँ पर देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये वेव मेरी एक वेव है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक साइकिल हो गई, दो साइकिल हो गई, और यहाँ पर मेरी ये 3, यहाँ पर ये 4 साइकिल हो गई, 3-4 साइकिल हो गई, ठीक है। ये मान ली मेरी वेव y1, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट वेव है, जिसका इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा t, ठीक है। ओमेगा t की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई n1t, ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई nt। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, अब फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हो कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बनी है। तो यहाँ पर कितनी वेव्स बनी है, 4 वेव्स बनी है। ओके, दूसरी वेव जिसको मैंने बोल दिया y2, उसका एम्पलीट्यूड हम लोग ने क्या बोला, सेम है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ y2 का वेव कैसा बनेगा हमारे पास, y2 का क्या मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमारे साथ बनते जाएगी, ठीक है। 1 2 कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 9 जो भी बन गई हमारे पास, ये बन गई। तो अभी यहाँ पर कितनी बन गई, यहाँ पर बनी 4, यहाँ पर बनी 8, ठीक है। कितनी बनी, यहाँ पर बनी 4। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8। डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, इनका एम्पलीट्यूड क्या है, अगर मैं यहाँ पर मानूँ कि ये 1 है, ये 1 है, और ये क्या है, ये -1 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 1 होगा और ये -1 होगा। इनके एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। इनके एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। बातों को समझ में आ रहा है। मैं इसका डेफिनेशन भी आपको लिखा के दूंगा, पहले समझ लो। इसका डेफिनेशन भी मैं लिखा के दूंगा, ये फॉर्मेशन समझ लो, ठीक है। अगर मैंने इसको इक्वेशन नाम दे दिया कि a sin 2 पाई n2 इंटू टी, ओके, n2 इंटू टी बन गया, दोनों डिफरेंस आ गया। तो हम लोग इसका सुपरपोजिशन निकाल सकते हैं, y नेट y1 प्लस y2 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। इसका बोलने का सीधा सा मतलब क्या है, मेरे पास 2 ट्विनिंग फूक है, ठीक है, 2 त्रिशूल ट्विनिंग फोर्क है, उसके बीच में मैंने एक पार्टिकल रख दिया जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है,
जिसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्वर है, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले हैं। तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होने वाली है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होने वाली है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस ये पार्टिकल उस फ्रीक्वेंसी के साथ से ट्रैवल करेगा। इसके पास भी उतनी फ्रीक्वेंसी है तो ये भी उसी, मतलब ये क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ये बीच में है, बीच में फंस गया है कि भाई मैं इसकी सुनूं कि इसकी सुनूं। तो ये क्या करता है, नेट करता है, इसकी भी सुनता है इसकी भी सुनता है, दोनों करता है अपने मन की है, ठीक है। दोनों को क्या करता है, मिला के नेट जो हम लोग निकालते थे, ये लॉजिक हम लोग ने देख लिया था पहले कि इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों को सुनेगा वो, और अपना ही एम्पलीट्यूड अपना ही फ्रीक्वेंसी बताएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो कैसे बना दिया फ्रीक्वेंसी, कैसे बना दिया, बातें समझ में आ रही है। डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, स्लाइटली डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 से 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 से 12 होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, n2 माइनस n1 का, n2 माइनस n1 का कितना डिफरेंस है, 8 माइनस 4 कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो आपका देखो बीट्स कैसे फॉर्म होएगा, बीट्स कैसे फॉर्म होएगा, देखो यहाँ पर बीट्स आपका बनेगा 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ऐसे ही कुछ आपकी वेव बनेगी क्योंकि 4 का डिफरेंस है, तो ये वेव और ये वेव आपको सेम ही दिखेगी, सेम एम्पलीट्यूड के साथ। यहाँ पर अपनी ऐसे वेव, थोड़ा डायग्राम समझ लेना आप लोग, ठीक है, थोड़ा डायग्राम देख लेना आप लोग थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पर अपनी ऐसे कुछ अपनी वेव्स बनने वाले, क्या बनने वाले, कुछ वेव्स बनने वाली है। ये क्या हो गया, हमारी बीट्स हो गई, ये क्या हो गया, हमारा नेट हो गया। ये क्या हो गया, नेट। इन दोनों का मिला के हमें नेट मिला। अभी ये जो नेट मिला, इसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, इसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीन। क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, या फिर आप लोग इसको बोलेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या बोलोगे आप लोग इसको, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी। जैसे आप लोग मारते हो ना ढम, तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, ढम चालू हुआ और ख़त्म हुआ, ठीक है। स्लो मोशन में मैं बता रहा था, ढम 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 बांधते हो तो एकदम से बीच में एकदम लाउड आवाज़ आता है, फिर बाद में स्लो हो जाता है, पहले फिर लाउड आता है फिर स्लो हो जाता है। तो आपके बुक में ऐसा डायग्राम दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम सेम ही है, ठीक है। यहाँ से ऐसे चालू हो रहा है डायग्राम, ठीक है, डायग्राम मतलब एक ही है, ठीक है, कि हमारा क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी मैक्सिमम हमारी एम्पलीट्यूड होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलो या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलो, बातें समझ में आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। ये हो गया हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला। यहाँ पर ये जो मिनिमम पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट हमें मिलने वाला है, ये जहाँ पर हमारी मिनिमम इंटेंसिटी होती है, क्या होती है, मिनिमम इंटेंसिटी होती है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते थे वेनिंग। क्या बोल देते हैं हम लोग, इस पॉइंट को वेनिंग बोल देते हैं। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, ठीक है, चलो, वेनिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट अ बिट, ओके। तो इसको देखो, मिनिमम इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनिंग बोलते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलो चाहे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलो, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, वैक्सीन बोलेंगे। मिनिमम इंटेंसिटी बोलो चाहे मिनिमम एम्पलीट्यूड बोलो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेनिंग बोलेंगे। बीट्स में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स में ये दो शब्द आपको सुनाई देंगे, एक तो होता है वेनिंग और एक होगा वैक्सीन और एक होगा वेनिंग। बातें समझ में आ रही है, ये दो टर्म आपको समझ में आ गई, पक्का कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई ना, सच्ची बताओ, समझ में आ गया। चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, और हमारे 2 पैराग्राफ में 3-4 और डेफिनेशन है, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, 2 बीट्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन में। स्टैंडिंग वेव में क्या होता था, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते थे। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, स्टैंडिंग वेव में फ्रीक्वेंसी सेम होती थी, करेक्ट ना, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सब सेम होता था। यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, स्लाइटली चेंज है। सेकेंड मेजर डिफरेंस क्या है कि ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ठीक है। इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है वैक्सीन, एक है वेनिंग। वैक्सीन मतलब क्या, जहाँ पर हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। वेनिंग मतलब क्या, जहाँ पर हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। बातें क्लियर हुई, पक्का, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपके सामने अभी कुछ डेफिनेशन आ जाएंगे। पहला डेफिनेशन लिखो, पहला डेफिनेशन है बीट्स का। बीट्स का डेफिनेशन देखो क्या बोला, जो मैंने आपको बताया है, when there is superposition of 2 sound wave having same amplitude but slightly different frequencies traveling in the same direction, the intensity of sound varies periodically with time. This phenomena is known as production of beats. ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ बीट है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीट्स का डेफिनेशन है, या फिर बीट्स का डेफिनेशन है, क्या है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सेम एम्पलीट्यूड है बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। और कैसे आपको दिख रहा है, कंटिन्यूसली, पहले कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। वैक्सिंग वेनिंग क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा है, पीरियडिकली क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको पीरियडिक भी बोल दिया गया है। पहला डेफिनेशन लिख लिया, लिखो ना यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो, बस सुन रहे हो, लिखो तो, लिख लिया, वेरी गुड। सेकेंड डेफिनेशन, द अकरेंस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड वैक्सीन।
वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन, वैक्सीन जो भी बोलना है आपको बोलो, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है। चलो वैक्सीन का फॉर्मूला लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, सॉरी, लिख लिया डेफिनेशन। द अकरेंस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड वैक्सीन। द अकरेंस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, द अकरेंस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड वेनिंग, आर कॉल्ड वेनिंग। 2 डेफिनेशन और हो गए, टोटल अपने 3 डेफिनेशन हो गए। चौथा डेफिनेशन, वन वैक्सीन एंड सक्सेसिव वेनिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वन बीट। आपको पूछा गया डिफाइन वन बीट, तो आप लोग क्या बोलोगे, एक वैक्सीन एक वेनिंग दोनों अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए, उन सक्सेसिव फॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे वन बीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, वन वैक्सीन एंड सक्सेसिव वेनिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वन बीट। चौथा डेफिनेशन हो गया। पांचवा डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। डिफाइंड बीट फ्रीक्वेंसी आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन में, डिफाइंड बीट फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकेंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में कितना बीट्स आपको सुनाई दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ में आ गया, पांचों डेफिनेशन पक्का समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कैसे बीट्स बनता है, कैसे फॉर्मेशन होने वाला है, पक्की वाली बात। कोई प्रॉब्लम आई इसमें, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो कमेंट करके, हम लोग जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते। आगे हम लोग एनालिटिकल मेथड फाइंड आउट करेंगे कि बीट्स का फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए बाय।